हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं ट्रांसलेशन। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करें ये जानना ज़रूरी है और इसीलिए हम आपको हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं। होता ये है, जब आपको कोई लेटर लिखना पड़ता है तो वहाँ पर भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, चाहे मन में ही क्यों ना हो। या पैराग्राफ राइटिंग हो, उसमें भी आपको हिंदी से इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना होता है। किसी टॉपिक पर लिखना हो, एस्से लिखना हो, इन सब में आपको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश भी बोलते हैं तो फिर मन में एक स्पीड से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। मान लीजिए अगर आपको इन सब का इंग्लिश में बोलना हो, इन सब को अगर अनुवाद करना हो सेंटेंस के ज़रिए, तो फिर आप कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इन सभी को हम सेंटेंस ग्रुप में इंग्लिश में हम अनुवाद करेंगे और आपको समझाकर। एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बाउंस कर जाए और आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना, आपको परफेक्ट बनाना। लेकिन ज़रूरी है कि आप टिकते हैं या नहीं, क्योंकि जो टिकेगा वही सीखेगा, जो रुकेगा वही सीखेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देना भी अनिवार्य है। मैं आपसे इस वीडियो के अंत में सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि आपका जवाब कितना सही होता है। अगर गलत हुआ या फिर सही हुआ, इन सब में हम बताने का प्रयास करते हैं। मेरा पूरा प्रयास होता है कि अगर समय मिले तो आपके जवाब को हम ज़रूर देखें और अपनी प्रक्रिया दें कि सही है या फिर गलत। लेकिन जरूरत है कि आप पढ़िए, सीखिए और एक एक सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। जब भी नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछे भी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर पहली बार इस चैनल पर आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कई तरह का सेंटेंस आएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुटकी भर सिंदूर, चुल्लू भर पानी, गरम गरम चाय, हल्का हल्का बुखार, इन सब को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मुट्ठी भर चावल किसी गरीब का भूख मिटा सकता है। तो मुट्ठी भर चावल, उसका भूख मिटाना, इन सब को कैसे बोलेंगे, लिखेंगे, देख लीजिए। तो मुट्ठी भर चावल के लिए हम लिखेंगे अ हैंडफुल ऑफ राइस। तो ये हो गया मुट्ठी भर चावल किसी गरीब का भूख मिटा सकता है। तो कैन, और भूख मिटाना का होता है सेटिस्फाई हंगर। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। कैन सेटिस्फाई द हंगर ऑफ, द हंगर HUNGER, हंगर ऑफ अ पुअर मैन। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपने क्या समझा? पहली बात यह कि कैन का प्रयोग होगा, सकता है, एक पॉसिबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है। तो उसके बाद मुट्ठी भर चावल, तो अ हैंडफुल ऑफ राइस, कैन, भूख मिटाना का क्या होगा, सेटिस्फाई द हंगर, और किसका, ऑफ अ पुअर मैन, एक गरीब का, एक गरीब व्यक्ति का। उसी प्रकार देखते हैं, मुट्ठी भर लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं। हम एक वर्ड से कई चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं, कई चीज़ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किसी के जान के पीछे पड़ जाना का क्या होगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले मुट्ठी भर लोग को हम लिखेंगे अ हैंडफुल ऑफ पीपल। लेकिन एक बात और याद रखना है, इस मुट्ठी भर का मतलब है कम संख्या में लोग, बहुत कम लोग। तो अ हैंडफुल ऑफ पीपल, तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लिखेंगे, आर आफ्टर योर लाइफ। एक बात याद रखेंगे, पहले भी कभी बता चुके हैं, किसी के जान के पीछे पड़ना के लिए टू बी आफ्टर समबडीज लाइफ होता है। तो सिर्फ आफ्टर से ही काम चल जाएगा, इतना याद रखेंगे। टू बी आफ्टर का प्रयोग करके किसी के पीछे पड़ना, किसी के पीछे पागल हो जाना, किसी के जान के पीछे पड़ना, आफ्टर का हेल्प लेके कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके घर से बोरा भर गेहूँ चोरी हो गया। मान लीजिए गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर से एक बोरा गेहूँ चोरी हो जाता है। तो फिर हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो उसके घर से बोरा भर गेहूं चोरी हो गया, तो इससे पढ़ लेते हैं। तो बोरा भर गेहूं का हम लिखेंगे अ बैग फुल ऑफ
wheat, a bag full of wheat, और चोरी हो गया तो was stolen, और कहाँ से, तो उसके घर से, from his house, from his house, उसके घर से चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया? बोरा भर गेहूं। तो यहाँ पर चम्मच भर चीनी, तो हम क्या करेंगे? अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, अ स्पूनफुल ऑफ शुगर क्या करेंगे? देता है, स्वाद बदल देता है, चेंजेज द टेस्ट ऑफ टी, है ना। चम्मच भर चीनी चाय का स्वाद बदल देता है, और स्पूनफुल ऑफ शुगर चेंजेज बदल देता है द टेस्ट ऑफ टी, चाय का स्वाद। नेक्स्ट है, तुम्हें कमर भर पानी में तैरना सीखना चाहिए। अब अंतर है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसमें फूल का प्रयोग नहीं करना होगा। जब किसी चीज़ में, मान लीजिए किसी चीज़ में भरना है तो फूल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हम अब एक नाप कर बता रहे कि इतना, तो उसमें हम फूल का प्रयोग नहीं करके, जैसे हमने लिखा हैंड फूल, बैग फूल, तो वैसे स्पून फूल, तो वो नहीं करके कुछ अलग करने जा रहे हैं। तुम्हें कमर भर पानी में तैरना सीखना चाहिए, तो क्या करेंगे? तो यू शुड लर्न स्विमिंग। एक बात याद रखेंगे, सीखने में हाउ टू का प्रयोग भी किया जाता है और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो यू शुड लर्न स्विमिंग, कहाँ? कमर भर पानी में। तो यू शुड लर्न स्विमिंग इन अ वेस्ट डीप वाटर। यू शुड लर्न स्विमिंग इन अ वेस्ट डीप वाटर। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि कमर भर का मतलब भरना नहीं है, बल्कि उसके नाप की ओर बता रहे हैं। तो वहाँ पर डीप का प्रयोग करेंगे। जैसे सड़क पर ठेवना भर पानी लगी हुई है, तो हम इसे आसान तरीक़े से लिखेंगे। सड़क पर ठेवना भर पानी लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? देयर इज अ नी डीप water on the road. There is a knee deep water on the road. मतलब सड़क पर ठेवना भर पानी लगा हुआ है, लगी हुई है। तो चलिए अब इसके आगे भी देख लेते हैं। टोटल देख लेना है, क्योंकि जो टीकेगा वही सीखेगा। तो चलिए और भी देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक के हाथ में गज भर लंबी छड़ी है, मतलब 1 मीटर का है, बड़ा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? गज भर लंबी छड़ी। तो हम लिखेंगे पहले गज भर लंबी छड़ी है, तो कैसे होगा? देयर से बनाएंगे इसे हम, देयर इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक, और कहाँ है? शिक्षक के हाथ में है, तो इन द हैंड ऑफ द टीचर। बस वेरी सिंपल है। याद रखना है कि गज भर का क्या होगा और उसे हम कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस क्या है, उसका सेंस क्या है, सिचुएशन क्या है, इन सब को देख करके आप ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद है मैं घर पहुंचकर गरम गरम चाय पिया। अब इससे कैसे बोलेंगे? घर पहुंचा और फिर चाय पिया, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, तो पहले लिखते हैं मैंने घर पहुंचकर चाय पिया। तो घर पहुंचकर का क्या होगा? तो इसके लिए आप लिख सकते हैं हैविंग रीच्ड होम, मतलब घर पहुंचकर मैंने गरम गरम चाय पिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक चीज़ आपको ध्यान से देखिए। तो हैविंग रीच्ड होम आई टूक फेयरली हॉट टी। अब यहाँ पर गरम गरम चाय के लिए हॉट हॉट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर गरम गरम का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना ज़रूरी है उतना गरम, पीने लायक गरम, तो उसके लिए आप फेयरली का यूज करेंगे। अगर गरम अधिक है मतलब आप
पी नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते उसे, तो उसके लिए आप रेदर हॉट का यूज करेंगे। रेदर हॉट, तो रेदर हॉट का यूज कब करेंगे? जब चाय पीने लायक नहीं हो, मतलब अधिक गर्म हो। और फेयरली हॉट का यूज कब करेंगे? जब चाय गरम गरम हो लेकिन पीने लायक हो, आप पी सकते हैं उतना गर्म हो। तो याद रखेंगे दोनों में अंतर है। फेयरली का मतलब उतना गर्म जितना ज़रूरी है, और रेदर हॉट का मतलब बहुत ज़्यादा। फेयरली और रेदर का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, फेयरली टॉल, रेदर टॉल, फेयरली हॉट, रेदर हॉट, कुछ भी किसी भी तरीके से। लेकिन फेयरली का मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही, और रेदर का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है, उसे हल्का हल्का बुखार है, और ये भी बिल्कुल अलग चीज़ है, देख लीजिए। तो उसे हल्का हल्का बुखार है, तो हम लिखेंगे ही हैज़ अ वेरी माइल्ड फीवर। ही हैज़ अ वेरी माइल्ड फीवर। यहाँ पर हल्का हल्का बुखार के लिए माइल्ड का यूज़ किया जाएगा, फेयरली और रेदर का यूज़ नहीं होगा, बल्कि माइल्ड का मतलब हल्का हल्का। तो ही हैज़ अ वेरी माइल्ड फीवर। नेक्स्ट है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। कभी आप किसी फिल्म में या कई डायलॉग में भी सुने होंगे, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो इसका मतलब है कि कुछ पूछ नहीं रहा है कि तुम क्या जानो, पूछ नहीं रहा है, बस एक एक्सप्रेशन है। और इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से देख लीजिए। हम लिखेंगे यू कांट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ a pinch full of vermilion। बिल्कुल सिंपल है। चुटकी भर सिंदूर के लिए हमने यूज किया है अ पिंच फुल ऑफ वर्मिलियन। कीमत के लिए यहाँ पर कॉस्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका मतलब है महत्व। तो द वैल्यू ऑफ अ पिंच फुल ऑफ वर्मिलियन। उसके बाद तुम क्या जानो, इसका मतलब तुम समझ नहीं सकते हो। चुटकी भर सिंदूर की क्या महत्व है तुम नहीं समझ सकते हो। इसके लिए यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ पिंचफुल ऑफ वर्मिलियन। नेक्स्ट है, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन हम इसे चुल्लू भर का मतलब क्या हुआ? जैसे आप ऐसे करके पानी कुछ लोगों को देखते होंगे पी रहा है, तो ये चुल्लू हुआ। तो चुल्लू भर पानी का यूज बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो हम लिखेंगे जाओ का गो, और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो हम लिखेंगे सिंक, गो सिंक योर सेल्फ, गो सिंक योर सेल्फ टू डेथ। मतलब डूब कर मरना के लिए हम लिखेंगे सिंक योर सेल्फ टू डेथ। और कहाँ? चुल्लू भर पानी में, तो इनटू अ हैंडफुल ऑफ वाटर। बस चुल्लू भर पानी में, हैंडफुल ऑफ वाटर, गो सिंक योर सेल्फ टू डेथ इनटू अ हैंडफुल ऑफ वाटर। ऐसे बोल सकते हैं। अलग अलग तरीके से किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अपना आप इस बात को समझें, कई प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज का आप ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और सारे सेंटेंस इस पर क्रिएट करेंगे और अनुवाद करेंगे इसका। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, इस तालाब में गर्दन भर पानी है। तो गर्दन भर पानी का क्या होगा? नेक डीप वाटर। इस तालाब में गर्दन भर पानी है, गर्दन भर पानी है। तो चलिए हम आपके आंसर का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं आप क्या लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, और लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक भी कर लें, और हमेशा इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।